हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आज आपके लिए जीएस की नई प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं यह प्रैक्टिस सेट सीरीज भी आपके लिए उतनी ही उपयोगी साबित होगी जितनी पिछली प्रैक्टिस सेट सीरीज आपके लिए उपयोगी साबित हुई हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, उत्साह के साथ किया गया काम व्यक्ति को सफल बनाता है। उत्साह के साथ किया गया काम व्यक्ति को सफल बनाता है, इसलिए कभी भी निराश मत होना, यही सफलता का मूल मंत्र है। यानी उत्साह के साथ किया गया कार्य व्यक्ति को सफल बनाता है और कभी भी निराश मत होना, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र क्या है? उत्साह है। ठीक है, तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपने जोश और जुनून को बनाए रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते और प्रयास करते रहिए। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला क्वेश्चन है, अत्यवादियों व उदारवादियों को पुनः मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? यानी अत्यवादियों व उदारवादियों के बीच जो समझौता हुआ था ये किसके प्रयास से हुआ था? तो पहले बात करते थे कि 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में कौन सा अधिवेशन होता है? सूरत अधिवेशन। 1907 में कौन सा अधिवेशन होता है? 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। ठीक है, 1907 में कौन सा? सूरत अधिवेशन होता है। इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन, ये कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरी बात तो देखिए, जब विभाजन हो गया कांग्रेस का, उसके बाद जब कांग्रेस यानी गरम दल और नरम दल एक हुए, गरम दल व नरम दल का एकीकरण, या मैं कहूँ कांग्रेस का एकीकरण, कांग्रेस का एकीकरण हुआ 1916 में। कब हुआ? 1916 में हुआ। तो देखिए, अतिवादियों का मतलब है गरम दल, उदारवादियों का मतलब है नरम दल। ठीक है, 1916 में एकीकरण हुआ। अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है ये। और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब ये एकीकरण जो है ये किसके प्रयास से हुआ? तो एकीकरण के लिए एनी बेसेंट व तिलक, बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, जो एकीकरण हुआ वो एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से हुआ था। और इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया वो एनी बेसेंट दिया है, एनी बेसेंट। ठीक है, तो देखिए एनी बेसेंट के प्रयासों से, तो एनी बेसेंट आयरिश महिलाएं कहाँ की थी? आयरिश मूल की थी, आयरिश मूल की। ठीक है, दूसरी बात 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है, पहली महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। ठीक है, दूसरी बात मैडम भीखाजी कामा को, इनको क्रांतिकारियों की मां कहते हैं। ये किसकी? क्रांतिकारियों की मां। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्रांतिकारियों की मां किसको कहते हैं? मैडम भीखाजी कामा को कहते हैं क्रांतिकारियों की मां। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा को क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। आइए, क्रांतिकारियों की मां। इन्होंने 1907 स्टुटगार्ड में भारतीय झंडे को फहराया था। 1907 स्टुटगार्ड में भारतीय झंडे को फहराया था इन्होंने। ठीक है, लिख लीजिए, स्टुटगार्ड जर्मनी में, स्टुटगार्ड जर्मनी में भारतीय झंडे को फहराया, मैं झंडा फहरा, भारतीय झंडा फहराया। ठीक है, चलिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अत्यवादियों और व उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है एनी बेसेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, यानी कौन सा ड्यूरेशन है जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच अच्छे संबंध रहे थे। ठीक है, तो देखिए 1916 से 1922 तक का जो ड्यूरेशन है उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच अच्छे संबंध रहे थे। 1916 में 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है, लखनऊ अधिवेशन में ही लखनऊ में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता, कांग्रेस के बीच समझौता होता है, मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता। ठीक है, मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता था 1916 से 22 में समझौता होता है। दूसरी बात, और एक काल 1922 तक रहा। 1922 में संबंध कब खराब हुए? 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन वापस लिया, आंदोलन वापस लिया। ठीक है, और ये वापस कब लिया? चोरी चोरा कांड के दौरान। चोरी चोरा कांड जब हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है, 5 फरवरी 1922 को, 1922 को होता है चोरी चोरा कांड। और उसके बाद गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं बारदौली से। ठीक है, तो कब से कब तक अच्छे संबंध रहे? 1916 से 1922 के बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अच्छे संबंध रहे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, यानी कर्जन, मेयो, लॉर्ड मिंटो, हार्डिंग सेकंड में से कौन ऐसा वायसराय है जिसका दिल्ली में प्रवेश पर उस पर बम फेंका गया था? तो देखिए इसका आंसर है हार्डिंग सेकंड। कौन है? हार्डिंग सेकंड इसका आंसर है। तो देखिए दिल्ली में उनके प्रवेश पर, पहली बात दिल्ली, 2 क्वेश्चन बनते हैं दिल्ली पर। पहला, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई 1911 में। ठीक है, लेकिन दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनती है? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। ठीक है, और इसी में एक समारोह का आयोजन था। किसका आयोजन था? समारोह का, समारोह का आयोजन। और इसी समारोह में आयोजन था, इसी समारोह में हार्डिंग सेकंड पर बम फेंका गया। ठीक है, और बम फेंकने के लिए इसने रास बिहारी बोस ने योजना बनाई थी। रास बिहारी बोस ने योजना बनाई थी। किसने योजना बनाई थी? रास बिहारी बोस ने योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से हार्डिंग सेकंड बच गए। दुर्भाग्य से हार्डिंग सेकंड बच गए, और जो बाल मुकुंद अवध बिहारी, इनको फांसी की सजा हो जाती है। रास बिहारी बोस देश से बाहर चले जाते हैं। बाद में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी इन्होंने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका है, तो हार्डिंग सेकंड के पर। देखिए कर्जन सबसे अलोकप्रिय वायसराय, अलोकप्रिय वायसराय था ये, और क्योंकि इसका सबसे घृणित कार्य कौन सा था? अलोकप्रिय वायसराय। इसका घृणित कार्य था बंगाल विभाजन। सबसे घृणित कार्य बंगाल विभाजन था इसका। ठीक है, बंगाल विभाजन इसका सबसे घृणित कार्य था। मियो के समय पहली जनगणना होती है, पहली जनगणना, नियमित नहीं कह रहा हूं, पहली जनगणना मियो के काल में हुई थी
1872 में। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के समय 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार आते हैं, मोर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मोर्ले मिंटो सुधार आते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली में किसके राज के प्रवेश पर बम फेंका गया, तो हॉर्डिंग सेकंड के समय फेंका गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है। तो ये गांधी जी ने कहा है कि हिंसा का क्रूरतम गौवध, मानव हत्या, महिला तथा बच्चों का उत्पीड़न और गरीबी का स्थायित्व। तो गांधी जी ने कहा हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप गरीबी का स्थायित्व है। ठीक है, हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप क्या है, गरीबी का स्थायित्व हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है, ये गांधी जी का मानना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तो क्या तरीका बताया, नसबंदी, कानून, लूप, आप नियंत्रण। तो देखिए, गांधी जी का मानना यह था कि कानून बनाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि गांधी जी कहना था कि व्यक्ति स्वनियंत्रित होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी ने पुलिस विहीन समाज की संकल्पना की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें पुलिस की आवश्यकता ही ना हो, लोग स्वनियंत्रित हों। अगर हमें किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है तो हम स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था कि आत्मनियंत्रण ही परिवार नियोजन का एक उपाय है। ठीक है, और नहीं तो आपको बता दूं कि भारत विश्व का पहला देश है जिसने परिवार नियोजन नीति बनाई थी, और आज भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। ठीक है, तो गांधी जी की बात सही है कि आत्मनियंत्रण व्यक्ति को होना चाहिए, ना कि सरकार आपसे जबरदस्ती कराए, आपको बताए। तो याद रखिए कि आत्मनियंत्रण के जरिए ही परिवार नियोजन प्रक्रिया को गांधी जी के अनुसार लागू किया जा सकता था और देश की जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है, धर्मविहीन राजनीति जन कल्याण के लिए शक्ति था, सत्यविहीन राजनीति उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, गांधी जी कहते थे कि राजनीति में वही व्यक्ति आए जिसके अंदर जन कल्याण की भावना है, यानी राजनीति में वही व्यक्ति आए जो उसके अंदर जन कल्याण की भावना है, ना कि वह व्यक्ति जो स्व कल्याण की भावना से आता है। तो वर्तमान समय में आप देख ही रहे हो कि राजनीति में ये जन तो चला गया, जन की जगह क्या आ गया, स्व कल्याण आ गया। व्यक्ति राजनीति में आने के बाद अपना निर्माण पहले करता है, जन कल्याण नहीं करता। तो लेकिन गांधी जी का मानना था जन कल्याण की भावना, जन कल्याण के लिए सक्रियता होनी चाहिए, ये बात गांधी जी की थी। ठीक है, गांधी जी के आदर्शों में समाया था कि राजनीति में वही व्यक्ति प्रवेश करे जिसके अंदर जन कल्याण की भावना। क्योंकि देखिए, देश स्वतंत्र होने वाला था तो बहुत से लोग राजनीति में आ रहे थे जो उसका लाभ उठाना चाहते थे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी जी सत्याग्रह की रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम मानते। गांधी सबसे अंतिम हथियार कौन सा है सत्याग्रह की नीति में, तो गांधी जी ने सत्याग्रह की नीति में जो सबसे अंतिम हथियार माना वो क्या है, हड़ताल। उन्होंने कहा हड़ताल तो सबसे बाद में प्रयोग की जानी चाहिए सत्याग्रह में। ठीक है, गांधी जी ने क्या था, हड़ताल को सबसे बाद में प्रयोग किया जाए, हड़ताल से पहले तो बहिष्कार है, धरना है, उपवास किए जाने चाहिए, लेकिन हड़ताल सबसे अंतिम हथियार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, यानी कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, संविधान का कौन सा भाग घोषित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। आइए बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तो संविधान के कौन से भाग में, ये भाग 4 में। राज्य के नीति तत्व संविधान के कौन से भाग में, 4 में। दूसरी बात, आर्टिकल 36 से 51 तक कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरी बात, राज्य के नीति तत्व वाद योग्य नहीं, यानी इनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, वाद योग्य नहीं। दूसरी बात, ये राज्य के कर्तव्य हैं। किसके कर्तव्य हैं, राज्य के कर्तव्य हैं। राज्य के नीति तत्व किसके कर्तव्य हैं, राज्य के कर्तव्य हैं। ठीक है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान
निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, जानने की कुंजी है। ठीक है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी क्या है? प्रस्तावना। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। जबकि आपसे पूछा कल्याणकारी राज्य का आदर्श कौन घोषित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? यानी आर्टिकल जो 25 है उसमें जो हिंदू शब्द है उसमें बौद्ध, जैन, पारसी और सिखों में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें पारसी शामिल नहीं है। हिंदू शब्द में कौन शामिल नहीं है? पारसी शामिल नहीं, जबकि बौद्ध, जैन और सिखों को हिंदू शब्द में शामिल किया गया। देखिए आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आपसे जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ईश्वर के किसी भी पितरूप की आप उपासना कर सकते हैं। यह आर्टिकल 25 में कहा गया है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की उपासना कर सकते हैं, परंतु धर्म की आड़ में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो समाज को क्षति पहुंचाता हो, यानी सामाजिक रीतियों का पर रोक भी लगाता है आर्टिकल 25। जैसे मान लीजिए आपको सती प्रथा, यानी वही सती प्रथा तो हमारे धर्म का अंग, तो उस पर ये रोक लगाता है, हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कृपाण धारण करना, यानी सिक्कों का कृपाण धारण करना जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में? 25 में दिया गया सिक्कों को। ठीक है, सिक्कों को कृपाण धारण करने का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया गया। हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं? पारसी शब्द सम्मिलित नहीं है। बौद्ध, जैन और सिख हिंदू शब्द में सम्मिलित। अगला क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? यानी बंदी बनाए गए, किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है यानी गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसे जो संरक्षण मिलेगा वो किस आर्टिकल में दिया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। किससे संरक्षण देता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 22 देता है। देखिए आर्टिकल 22 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। ठीक है, गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। गिरफ्तारी का क्या बताया जाए? कारण बताया जाए गिरफ्तारी का, कि क्यों गिरफ्तार किया गया भैया, बताया जाए। ठीक है, दूसरी बात, अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से, यानी अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है उसे। अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से, व्यवसायी या वकील कहते विधि व्यवसायी को, परामर्श करने का अधिकार, करने का अधिकार है। ठीक है, विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना, के सम्मुख पेश करना, आने जाने के समय को छोड़कर। ठीक है, ये अधिकार है आर्टिकल 22 में। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो ये सारे अधिकार उसके समाप्त हो जाते हैं और उसे 3 महीने के लिए कम से कम पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 21 आपको बताइए, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में?
आर्टिकल 21 में प्राणवाद, दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 15 में देखिए, आर्टिकल 15 कहता है जाति, मूल, वंश, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। और आर्टिकल 17 तो आपको पता ही है, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत करता है आर्टिकल 17। ठीक है, चलिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बंदी बनाए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में की गई है, तो आर्टिकल 22 में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? यह उपबंध किसमें किया गया है? ठीक है, तो यह उपबंध किया गया मूल कर्तव्यों में। मूल कर्तव्यों में यानी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत की एकता अखंडता को बनाए रखे। ठीक है, मूल कर्तव्य में गया। आइए बात करते हैं मूल कर्तव्य। देखिए, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, 1976 के द्वारा जोड़े गए और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं मूल कर्तव्य? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। वर्तमान में कितने? 11 मूल कर्तव्य। कितने हैं वर्तमान में? 11। ठीक है, 11वां कब जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, और 11वें मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है, दूसरा देखिए, मूल अधिकारों के बिना, मतलब कर्तव्यों के बिना आपको जो अधिकार दिए गए हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी मैं कहूँ कि अगर आपके पास कर्तव्य नहीं तो आपको अधिकार भी नहीं होने चाहिए। इसीलिए संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। जैसे आप परिवार में रहते हो, परिवार में आपके पास अधिकार हैं, तो आपके पास परिवार के प्रति आपका कोई कर्तव्य भी है। ऐसे ये भारत देश क्या है? एक परिवार है, और इस परिवार के आप सदस्य हैं, तो आपको मूल अधिकार तो दिए गए हैं भाग 3 में, तो आपका देश के प्रति कर्तव्य भी होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मूल कर्तव्य जोड़े गए संविधान में। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। ठीक है, तो देखिए ये पारित किया 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम कब पारित किया गया? 1976 में पारित किया गया। देखिए आर्टिकल 23, बात करते हैं आर्टिकल 23 की। देखिए आर्टिकल 23 जो है बेगार व बलात् श्रम, बेगार व बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। क्या करता है? प्रतिबंधित करता है, बंधित करता है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन के कार्य नहीं कराया जा सकता। बलात्श्रम यानी उसकी मर्जी के खिलाफ कार्य नहीं कराया जा सकता है। ये आर्टिकल 23 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 23 ये बात कहता है। दूसरी बात, लेकिन सरकार चाहे तो बेगार करवा सकती है, और ऐसा करवाने में वो कोई भी क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। यानी जब बेगार करवाएगी तो सभी लोगों से करवाएगी वो बेगार। ठीक है, जैसे MBBS की डिग्री देती है सरकार, तो MBBS की डिग्री देने से पहले 6 माह इंटर्नशिप करवाती है। गांव में आपको अपनी सेवा देनी होती है। ठीक है, तो याद रखिए बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया? 1976 में लाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत
संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो देखिए आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, निहित होगी। किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। ठीक है, अब आप लोग बताओगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधान मंडल के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल 53। आपसे पूछा गया कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 53 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है और आप सबको आता है इसका आंसर, क्योंकि आप सभी लोग विद्वान लोग हैं भाई। तो देखिए, तो कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी कहाँ अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, दूसरा महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, दूसरी बात, नर्मदा और ताप्ती नदियां ये डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, नहीं बनाती। तो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती हैं क्योंकि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं और इनका जो बहाव है वो अधिक रहता है। ठीक है, ये अरब सागर में गिरती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती। गोदावरी नदी ये अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? गोदावरी नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश में बनाती है। कहाँ बनाती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ बनाती है? आंध्र प्रदेश में बनाती है। दूसरी बात, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लिख दूं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी। ठीक है, इसलिए इसको बृहदगंगा भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोंग बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो देखिए पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्यास नदी पर। इस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्यास नदी। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम कई हैं और उस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? इसको सांगपो। सांगपो तिब्बत में कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र, असम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। असम में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में क्या कहते हैं? इसको जमुना कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पोंग बांध कौन सी नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय आपसे पूछा गया है। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है ये जलाशय रिहंद नदी पर है। कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर स्थित है और सोनभद्र जिले में। कौन से जिले में? सोनभद्र जिले में जिला है। और ये सोनभद्र जिला का यूपी उत्तर प्रदेश में। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। अब आपसे देखिए ये क्या हो रही? गोविंद सागर हो रहा है। गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। यानी गोविंद सागर जो जलाशय भाखड़ा जो बांध है वहाँ स्थित है। पेपर में क्वेश्चन पूछा है तो गोविंद बल्लभ पंत सागर तो उत्तर प्रदेश है, गोविंद सागर तो हिमाचल प्रदेश है। याद रखना, कंफ्यूजन मत करना। ये गोविंद सागर है और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरु शिखर पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में स्थित है? यानी गुरु शिखर पर्वत श्रेणी जो है कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और छत्तीसगढ़। तो देखिए गुरु शिखर जो है ये गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी बात, ये किस राज्य में? ये राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 है। दूसरा देखिए अरावली जो है ये विश्व का प्राचीनतम बलित पर्वत है। प्राचीनतम बलित पर्वत। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा था प्राचीनतम बलित पर्वत कौन सा है? तो अरावली है। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में शेष है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में शेष है। अवशिष्ट पर्वत है वर्तमान में। ठीक है, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तो भारत में अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? अरावली है। आइए जम्मू कश्मीर राज्य की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य में दो चोटी हैं जो ऊंची है। एक है K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी नंगा पर्वत, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में नंगा पर्वत, ये हिमालय पर्वत की जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत है। सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहाँ है? सिक्किम में। और ये भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। और भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिक्किम में। छत्तीसगढ़ में आइए, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक जो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किसका भाग है? सतपुड़ा का, सतपुड़ा का भाग है। ठीक है, और इसे सतपुड़ा को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? मैकाल रेंज कहते हैं, मैकाल कहते हैं। ठीक है, देखिए सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और वो महादेव पर्वत का, महादेव श्रेणी का भाग है। यानी सतपुड़ा को मध्य प्रदेश में महादेव रेंज कहते हैं और छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? निम्न में से किसे जंगल की आग कहते हैं? तो देखिए यूकेलिप्टस, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मैग्नीफेरा इंडिका, पायसम सैटाइमा। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहते हैं। ठीक है, इसे पलाश किसके नाम से जाना जाता है? पलाश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पलाश के नाम से जाना जाता है। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है।
यूकेलिप्टस, आइए यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन, पर्यावरण का शत्रु कहते हैं। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कारण भूमिगत जल का स्तर नीचे गिर रहा है। ठीक है, पहले सरकार ने यूकेलिप्टस को काफ़ी बढ़ावा दिया, लेकिन जब यूकेलिप्टस के बारे में ये पता चला कि इस जल से भूमिगत, इस पौधे से भूमिगत जल का स्तर नीचे गिर रहा है, तो इसलिए यूकेलिप्टस को किसका नाम दे दिया, ये पर्यावरण का शत्रु है। मैग्नीफेरा इंडिका आप सबको पता है, आम, जो मैंगो आपका फेवरेट है, आम का बॉटनिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। पायसम सैटाइवम, ये मटर के पौधे का, किसका है, मटर का पौधा। मटर के पौधे पर किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किए, जॉन मेंडल ने प्रयोग किए थे। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहते हैं, आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। ठीक है, देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्हें प्रसिद्धि इनकी मृत्यु के बाद मिली। इन्होंने जो रिसर्च की थी, तो जब तक ये जीवित थे तब तक उस पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला। जब ये मर जाते हैं उसके बाद इनको प्रसिद्धि मिलती है, इनकी रिसर्च ओपन होती है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, परमाणु शक्ति स्थिति वाला राज्य, यानी कलपक्कम उत्तर प्रदेश, कुडनकुलम तमिलनाडु, काकरपारा गुजरात, रावतभाटा राजस्थान। तो देखिए इसमें सम्मिलित कौन नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है, कलपक्कम उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, कलपक्कम कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, अन्य को देख लेते हैं। देखिए एक है तारापुर, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, कैगा, कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में। और एक है नरोरा, नरोरा है तुम्हारा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नरोरा। ठीक है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं था, कलपक्कम सुमेलित नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 कब होता है, 1974 में होता है। पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। इसका आधिकारिक कोड क्या था, पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ, 1974 में। इसका आधिकारिक कोड क्या था, तो इसका आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। दूसरी बात देखिए, जिस समय 1974 में उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, लेकिन दूसरा परमाणु परीक्षण किया हमने 1998 में, और उसको नाम दिया ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति नाम दिया। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, दो प्रधानमंत्रियों का उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। पहला 1974 में, जिसका कोड वर्ड स्माइलिंग बुद्धा था, और उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। दूसरा ऑपरेशन शक्ति 1998 में किया, और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या, तो देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय संलयन, प्रकाश का वैद्युत प्रवाह, सौर सेल। तो देखिए सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य पर प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में हाइड्रोजन परमाणु संलयन द्वारा किसमें बदलते हैं, हीलियम में बदलते हैं। ठीक है, और इस मात्रा में असीमित मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, दूसरा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही कौन कार्य करता है, हाइड्रोजन बम। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम, परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, प्रकाश का वैद्युत प्रवाह, देखिए प्रकाश का वैद्युत प्रवाह का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और इसके लिए इन्हें क्या मिला था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया इन्होंने।
मिला इन्हें। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए मिला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाव की रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाव की रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए नाव की रिएक्टर, देखिए नाव के रिएक्टर में नाव की विखंडन की क्रिया कराई, यानी न्यूक्लियर विखंडन की क्रिया कराई जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस क्रिया को अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं, तो जब इस क्रिया को नियंत्रित कर लेंगे तो वो क्रिया नाव की विखंडन की क्रिया के लिए उससे हम विद्युत बना सकते हैं। अगर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो वो परमाणु बम की तरह हो जाता है। ठीक है, तो देखिए नाव की विखंडन की क्रिया मंदक के रूप में, यानी ये क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का। ठीक है, मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट और DTO भारी जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाव की रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में, यानी नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, कैडमियम और बोरोन की छड़ों का, कैडमियम व बोरोन की छड़ों का, बोरोन की छड़ों का, की छड़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोलर के रूप में कैडमियम व बोरोन की छड़ों का प्रयोग करते हैं, जबकि मंदक के रूप में ग्रेफाइट और DTO भारी जल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने आविष्कार किया था कि पेड़ पौधों में जीवन है, यानी किसने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन है। तो देखिए पेड़ पौधों में जीवन है, इसके बारे में बताया था JC बोस, यानी जगदीश चंद्र बोस ने बताया था कि पेड़ पौधों में जीवन है। आपको मैं बता दूं, जब जगदीश चंद्र बोस विदेश सेमिनार में गए, यानी अपनी बात को साबित करने के लिए कि पेड़ पौधों में जीवन है, तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि उस पेड़ पौधे को एक इंजेक्शन लगा दिया। उसने कहा कि ये जहर था और इस पेड़ में अगर जीवन होता तो ये पेड़ मर जाता। तो जगदीश चंद्र बसु को अपने रिसर्च पर इतना विश्वास था कि उन्होंने उस लिक्विड को पी लिया और कहा कि ये जहर नहीं है, यानी पेड़ पौधों में तो जीवन है लेकिन ये जहर नहीं है, और इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ। उन्होंने उस लिक्विड को पी लिया और उन्हें कुछ नहीं हुआ, और जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन है। इससे पहले पेड़ पौधों को जीवित नहीं माना जाता था। ठीक है, बात करते हैं लुई पास्चर। तो लुई पास्चर ने रेबीज के वायरस की खोज कर दी, रेबीज के वायरस के बारे में बताया। रेबडो वायरस कहते हैं जिससे, रेबीज वायरस, इससे कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर, हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। ठीक है, और एक कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से होता है। तो कुत्ता बिल्ली बंदर काटे तो क्या इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है, बाबा के पास झाड़ फूक के लिए नहीं जाना चाहिए, नहीं तो शहीद हो जाओगे। ठीक है, क्या हो जाओगे, शहीद हो जाओगे। आइए रॉबर्ट कोच ने हैजा किसके बारे में बताया, हैजा के वायरस, हैजा के बैक्टीरिया के बारे में किसने बताया, रॉबर्ट कोच ने बताया। ठीक है, पेड़ पौधों में जीवन होता है, जगदीश चंद्र बोस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। ठीक है, यूरिक अम्ल, पायरोविक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। ठीक है, होता है ना कि जिम गए, सोचा आज ही बाइसेप्स, ठीक है, या 6 पैक आज ही बनेंगे, 8 पैक 6 पैक, लगे जिम करने। ठीक है, तो जिम करोगे यानी एकदम एक ही दिन एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो हाथ यूं ही रह जाएंगे, यानी उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड जम जाएगा, ऐसे चलोगे माचो मैन की तरह। ठीक है, तो क्या जम जाएगा, लैक्टिक अम्ल जम जाता है उसमें। ठीक है, और वो दर्द करता है। यानी क्रिकेट खेलने गए काफ़ी दिनों बाद, 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद गए और पहले दिन ही बन रहे हो जसप्रीत बुमराह। ठीक है, बुमराह बनोगे पहले दिन ही, तो कंधे में दर्द होगा। या मान लीजिए पहले दिन ही आपने सोचा कि एक्सरसाइज करूंगा, दौड़ लगाऊंगा, और पहले दिन ही सोच रहे हो कि मैं कौन बन जाऊं। पहले ही दिन आप सोचते हो कि आप कौन बन जाएं,
सिंधु जिसको सॉरी वो क्या नाम है उसका जो एथलीट है, जैसे मान ली पहले दिन ही पीटी उषा बन जाए जिन्हें पावली एक्सप्रेस कहते हैं, ठीक है, या हिमा दास बन जाए आप, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड जमा होगा। देखिए जब हम ज़्यादा वर्क करते हैं, शरीर से ज़्यादा वर्कलोड लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या अनाक्सी शोषण करने लगती है, ठीक है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन से मिलती है, यानी ग्लूकोज जो है उसके ऑक्सीडेशन से हमें ऊर्जा मिलती है और ये ऑक्सीशोषण द्वारा मिलती है। लेकिन जब हमें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और उतनी ऑक्सीजन हम शरीर में नहीं ले पाते हैं, तो जैसे आप देखते होंगे भागते हैं, पहले नाक से सांस लेते हैं, फिर नाक और मुंह दोनों से सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी उतनी सांस ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं जा पा रही जिसकी हमें आवश्यकता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि हमारी बॉडी अनाक्सी शोषण करने लगती है और वो क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड बना देती है। और ये लैक्टिक एसिड जो है हमारी पेशियों पर जम जाता है, जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है, दर्द होता है। लेकिन कुछ समय बाद ये लैक्टिक एसिड घुल जाता है, जैसे हम रेस्ट करते हैं तो लैक्टिक एसिड घुल जाता है और फिर हमारे शरीर का दर्द बंद हो जाता है। तो पेशीय थकान के लिए कौन उत्तरदायी है, ये लैक्टिक एसिड उत्तरदायी है, ठीक है। तो एक ही दिन में माचो मैन मत बनना, ठीक है, एक ही दिन में सोचो कि आज ही हम सब कुछ हो जाएंगे, तो धीरे धीरे प्रयास कीजिए। और ऐसे ही पढ़ाई के साथ में देखिए अध्ययन क्या, स्टडी क्या रेगुलर करनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि 12 घंटे पढ़ें, 4-5 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर रोज पढ़ें, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक ही दिन में 10 दिन का खाना नहीं खा सकते, ऐसे ही एक ही दिन में 10 दिन की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं, आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और अधिक से अधिक इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चलिए नमस्कार।